आमिर साहब, एक और एंगल जो मैं तलत साहब के पास भी दोबारा लेके जाऊंगी, किरण को भी उसमें शामिल करेंगे, वो है भारत का किरदार इस पूरी सूरत हाल में। तलत साहब ने पाकिस्तान की यूनिक जो पोजीशन है उसके ऊपर गुफ्तगू की। अब भारत को देखें तो भारत तो कई अरसे से इंटरनेशनली किरदार के साथ मौजूद रहा है और इन्हीं तमाम ममालिक के साथ, इसराइल को एडिशनली उसमें अगर आप ऐड कर लें, सभी ममालिक के साथ ताल्लुक रखे हुए है। ब्रिक्स को हेड कर रहा है, प्रेसिडेंट है, वहां पर किसी भी जगह मौजूद नहीं है, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है। इवन अमेरिका से आज उसको कॉल दी गई कि आप खामोशी इख्तियार करें, बेहतर है, क्यों आप रुकावट पैदा कर रहे हैं अमन जहां हो रहा है, जहां अमन की बात हो रही है। आपके ख्याल में क्या वजह बनी? क्या क्योंकि तलत साहब ने मई की बात की पिछले साल की, वहां से आगाज करना चाहें या इस स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सी मिसकैलकुलेशन हुई है इंडिया से कि वो किसी भी जगह पर नहीं है, किसी भी मेज पर नहीं है, किसी भी अमन की बात के साथ नहीं जुड़ रहा है? आशा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जिक्र करना या आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल का मेरे पे ये असर हुआ है जैसे आप बादाम खा रहे होते हैं ना, तो एकदम से एक कड़वा बादाम आपके मुंह में आ जाता है, सारे मुंह का जायका कड़वाहट हो जाता है, बिकॉज that is exactly the kind of a role that we have seen India play in this whole situation. देखिए, ये बिल्कुल इसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ ना, ऑनेस्टली मैं इस वक्त आई एम स्ट्रगलिंग कि मैं आपको कोई इसका संजीदा जवाब दे सकूँ या इसका कोई संजीदा तजिया कर सकूँ आपके लिए। लेकिन आप इसको अगर सम अप करना चाहें ना, तो वो उस लाइन के अंदर होता है जो कहीं पे मैंने ये सोशल मीडिया पर ही देखी है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अमन कायम करता है दुनिया में और वो फिल्में बनाते हैं, ठीक है ना, भारत के अंदर। आई थिंक वो इतना बह गए हैं अपने गरूर के अंदर और अपने तकब्बुर के अंदर, और एक बहुत ही इनवर्ड लुकिंग, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और इनवर्ड लुकिंग जो उनकी सोशल पॉलिटिकल पॉलिसी जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो चला रहे हैं इंडिया के अंदर, कि उनको देखें एहसास ही नहीं रहा। मेरा ख्याल है उनको दुनिया में अपनी जगह का एहसास नहीं रहा, जिसका आपको सबसे बड़ा इशारा जो है वो इंडियन मीडिया की जो कवरेज है इस इवेंट की, जो कि मेरी राय के अंदर इस वक्त दुनिया का अहम तरीन इवेंट है और शायद इतना अहम इवेंट कई सालों से दुनिया ने नहीं देखा। उनकी जो कवरेज है, मुझे एक चीज़ की न्यूज़ में समझ आई उस सारी कवरेज के अंदर कि अरे भाई, 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में अगर इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ा बहुत कोई आगे चलने का रास्ता निकल आएगा। ये भी कोई नहीं कह रहा कि ऐसा हतमी नतीजा निकलेगा कि पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, उसके बाद अमन कायम हो जाएगा। ज़रा सा आगे चलने का होगा, थोड़ा सा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसको रिस्ट्रेन किया जा सके, क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिस्ट्रेन हो जाती है दुनिया को उसकी आदत पड़ जाती है ना। अब रशिया और यूक्रेन कहने को तो अभी तक वहाँ पे जंग हो रही है, लेकिन आज तक कौन बात कर रहा है, क्योंकि वो उन्होंने मैनेज कर ली हुई है ना, इट्स अ मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो 1-2 दिन का मेला है, ये तो आगे चला जाएगा। आप मीडिया हैं, आपने तो रहना है, कौन फिर इसके बाद आपको संजीदगी से लेगा? सो आई डोंट थिंक कि इस वक्त हम आमिर अहमद खान साहब की आवाज गालिबन चली गई है। तलत साहब, जो आमिर साहब कह रहे थे वो ये कहता है कि हम अमन में जीते हैं और भारतीय फिल्मों में जीते हैं, क्योंकि वो क्यों, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, वफूद आएंगे, कैसे आएंगे, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे। कहाँ मिसकैलकुलेशन हुई है भारत से पिछले 11 महीने में कि वो इंटरनेशनली जिस जगह मौजूद था, जितने ताल्लुकात थे, वो सब किसी भी जगह नजर नहीं आते, वर्कआउट नहीं कर रहे उसके लिए। उनका डिप्लोमेटिक फेलियर है एक बहुत बड़ा। देखें, अब इसको अगर आप तवाहम परस्ती के ज़ाविये से देखें, क्योंकि वो तवाहम परस्ती पे बड़ी यकीन रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उनकी अपनी नहूसत उन पर तारी हो गई। अब वो किसी ऐसे लम्हे में फंस गए हैं जो अब सालों पर मोहित हो गया है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो मट्टी हो जाती है, क्योंकि उनका जोम अपने बारे में यह था कि हम जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो मोतबर हो जाती है। हम मट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है। चाहे वो अब जिसको उस जहाज़ को हाथ लगाया, वो उस जहाज़ की देखें उसके स्टॉक्स ही गिरा दिए। इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया ईरान के अंदर। किसी वक्त लगता था कि इनके ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 20-30 बिलियन पे चला जाएगा। 8 बिलियन का चाबहार के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया। सैंक्शंस लगी तो वहाँ से भाग गए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, सैंक्शंस के नीचे आए तो भाग गए। ईरान के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी, उससे लगता था कि इन्होंने पाकिस्तान को हर तरफ से अपने पैसे के ज़रिए घेरे में लिया हुआ है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बात नहीं बनती, आपको अपनी ज़मीन पर खड़ा होना पड़ता है। तो जब वक्त पड़ा ईरान के ऊपर, पहली जब ईरान के ऊपर हमले हुए थे अमेरिका की तरफ से, अगर किसी जगह से आपको आवाज़ निकलते हुए नज़र नहीं आई तो वो हिंदुस्तान था, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जैसी जमात ने मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि तुम ट्रंप के इतने नीचे लगे हुए हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। बल्कि आप लोगों को कैंपेन याद होगी कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों साधी हुई है। अब हिंदुस्तान का मसला ये है
सरेंडर मोदी नाम दे सरेंडर मोदी उसका नाम दे दिया, बाकायदा उन्होंने कैंपेन चलाई थी। अब हिंदुस्तान का मसला ये है कि तब से लेके अब तक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्लिपरी स्लोप पर है, यानी वो एक फिसलन की कैफियत में है, उनके कदम नहीं जम पा रहे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि फिसलन बढ़ाए चले जा रहा है। तो इस वक्त वो एक ऐसे स्टेट में आ चुके हैं कि वो ग्लोबली इररेलेवेंट है। दुनिया के तमाम ममालिक अपनी ईगो को पीछे रखकर पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कर रहे, उनको अपने मफादात का इल्म है। हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी अगर लिस्ट बनाई जाए उसमें से चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आएगा अगर आबनाए हुर्मुज़ का मामला तय होता है, क्योंकि उसका एनर्जी डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कितने गहरे रहे हैं, लेकिन बुग़्ज़ इतना है उनका, अपने बुग़्ज़ के तहत, अपनी नहूसत के तहत उन्होंने अपने आप को साइड लाइन किया हुआ है। और वो तमाम खित्ता जिसके वो दावेदार बनते थे, देखें तालिबान के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं करते, साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं करते, साउथ वेस्ट एशिया भी हमारे कंट्रोल के अंदर है। और फिर वो इसराइल के साथ मिलकर मशरक़ वस्ता और यूरोप तक। तो बुनियादी तौर पर तो उनका अपना जोम आड़े आ गया और उन्होंने एक बड़ी भयानक गलती की जो तारीख लिखने वाले हमें बताते हैं नहीं करनी चाहिए। जो बड़े समझदार लोग हैं वो हमें ये बताते हैं कि अपने दुश्मनों को आप अंडर एस्टिमेट कर लें, अपने एडवर्सरी को अंडर एस्टिमेट ना करें। उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान ने उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। हमने ओवर एस्टिमेट भी नहीं किया, अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया, तभी हम तैयार थे। तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करके मेरे ख्याल में उन्होंने अपना बहुत सा नुकसान किया है। लेकिन ये जिस तरह मैं एक जुमला कह दूं, देखिए ये तहजीब का फ़र्क है। जिस तरह आमिर साहब ने कड़वे बादाम के ज़रिए जूता रसीद किया है, देखिए जूता रसीद करने की भी तहजीब होती है। कमाल जुमला है इनका, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है और जूता भी दाएं से सीधा मुंह के ऊपर लगा। तो अगर आप पाकिस्तान के मीडिया के अंदर तज्जियों का और हिंदुस्तान के मीडिया के साथ कंपैरिजन करें तो यही फ़र्क है। वो कंपैरिजन बनता ही नहीं तरत साहब अपने वजन से। हाँ, बदतमीज की जगह अगर आप ये कहते हैं वो अर्नब गोस्वामी है। हाँ बस वो तो गाली हो मतलब जाएगी। पहले कि आमिर साहब ने कड़वे बादाम को भी मिठास के साथ सामने रखा है, कितने मीठे अंदाज में कड़वा बादाम खिलाया। कमाल बात की है, कमाल बात की है। अच्छा किरण, अगर हम इसको बता ले, कमाल बात की। अगर किरण हम इसको पैरेलल देखें तो एक तरफ जहां हम भारत की बात कर रहे हैं, जाहिर है हमें आइसोलेटेड दिखाई देता है भारत, उनके जो फेल्ड डिप्लोमेसी है वो दिखाई देती है। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं पैरेलली कि जो पाकिस्तान है उनके जो क्वाइट एफर्ट्स थे, जो उनकी बैक चैनल डिप्लोमेसी थी, उसके ही ये नताइज जो मिस्टर इस्लामाबाद टॉक्स की सूरत में देख रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि कहीं ना हमें नरेंद्र मोदी को थैंक यू भी कहना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो हिमाकत ना करते, वो ऑपरेशन सिंदूर वाली हिमाकत ना करते, तो आज शायद जिस मकाम पे हम बैठे हुए हैं, जिस स्ट्रेचर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं, शायद इस तरह से ना बैठे हुए होते। तो ये उनकी हिमाकतों का ही नतीजा है। और फिर दूसरी बात ये भी कि जिस तरह तलत साहब बात कर रहे थे ना कि कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया, किस किस तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बिल्डिंग पर उन्होंने इन्वेस्ट किया। और फिर होता ये है कि अमल जो होता है ना वो फिर आ जाता है, अपने सच के साथ आ जाता है और नैरेटिव कहीं पीछे रह जाता है। और आज वो उसी नैरेटिव का ही वो थप्पड़ है, वो चमाट है जिसको लेकर वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब ये सिचुएशन बनी जो आप बात कर रहे थे ना कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है या फिर कहीं वो इतना इररेलेवेंट हो गया है, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। आज ये हाल है कि भारत के अंदर ही लोग बैठे हुए पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ हैं। पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को लेकर बैठ रहा है, आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वो आप उनका अगर आप जो सियासत उनकी डिप्लोमेसी रही वो क्या रही कि जब अटैक्स शुरू हुए उससे तकरीबन 15-20 दिन पहले चाबहार आपने इन्वेस्टमेंट की, बिठाया वहाँ पे, खुद आके बैठे वहाँ पर, और फिर अमेरिका के कहने पर 15-20 दिन पहले आप वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है उससे एक दिन पहले आप इसराइल के साथ जाके खड़े हुए हैं और वहाँ पर जाके उनको बता रहे हैं कि जी आप फादरलैंड हैं, हम मदरलैंड हैं। और फिर कल भी बात होते हुए हो रही थी कि कल मदरलैंड का हशर नशर हमने निकाल दिया था और फादरलैंड का जो है हशर नशर वो भी जब भी मौका मिलेगा वो भी फिर सबके सामने आ जाएगा। तो फिर ये जब आपकी डिप्लोमेसी इस तरह की होगी तो आपने तो ट्रस्ट डेफिसिट वो लेवल लेकर आ गए हैं आप ट्रस्ट डेफिसिट में कि ईरान क्या आपके ऊपर भरोसा करेगा। जब पिछली दफ़ा जब जून में जब पहला अटैक हुआ था, जब उस वक्त मामला शुरू हुए थे, तब भी इसी तरह की सिचुएशन थी कि पार्लियामेंट के अंदर जब ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगे थे तो उस वक्त भी भारत को इसी तरह से तकलीफ हो गई थी। लेकिन भारत चाहता है कि उसको क्रेडिट दिया जाए, उसको रेलिवेंट रखा जाए। लेकिन कैसे रेलिवेंट रखा जाए? आपकी इन हरकतों के साथ आपको रेलिवेंट रखा जाए
کہ آپ جس ملک کے کو چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو شکریہ کے پیغامات آئیں یا وہاں سے آپ کو نیک نیتی کے پیغامات آئیں, آپ ان کے دشمن کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں, آپ ان کی سپورٹ کریں. جب ایران کے اندر سے لوگ نکلے جو ایجنٹس وہاں پر موجود تھے, جو 76-78 لوگوں کو نکالا گیا ایران کے اندر سے, ان سب کا تعلق کہاں سے نکل رہا تھا, یا ان کے پیچھے کون تھا, یا وہ جو ایجنٹس تھے وہ کہاں سے آ رہے تھے. تو یہ سارا کا سارا تعلق جب بنتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ اس وقت انڈیا کہاں پر کھڑا ہوگا, وہ کہیں نہیں کھڑا, یہ irrelevant ہو گیا میرے لیے. تو یہ میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. میں کل بھی یہ بات کر رہی تھی اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ میں نے تو باقاعدہ وزیر اطلاعات سے ٹویٹر کے اوپر جا کر ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو 2-4 دن ہے نا, اس میں پاکستان میں ذرا انڈین چینلز کو کھولیں تو صحیح, تاکہ ہم بیٹھ کے انجوائے کر سکیں.